चर्चा होगी फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट सिक्योरिटी एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। संसद का आधिकारिक सदस्य बनने के बाद सभी सदस्यों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। सत्र में इस पर बात होगी। इसके अलावा संसद की सुरक्षा और उससे संबंधित जानकारी पर भी चर्चा होगी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्री YM कांडपाल जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट में। साथ ही हमारे साथ हैं श्री अनुराग अग्रवाल जी, आप भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट में। आप दोनों का स्वागत है। आइए करते हैं सत्र की शुरुआत। पहले मैं ही करूं। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं सभी माननीय सांसदों का स्वागत करूंगा इस सेशन में, और सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई दूंगा लोकसभा संसद सदस्य निर्वाचित होने पर, और उम्मीद करता हूं कि अगले 5 साल हम लोगों का इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, और जो भी सुविधाएं संसदीय तरफ से आपको मिलती हैं उस सुविधाओं के बारे में हम आज आपको कुछ थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे। और कुछ आप पिछले अपने 2 महीने के कार्यकाल में काफ़ी चीज़ें यहाँ का वर्किंग समझ गए होंगे। जो टॉपिक आज हमको दिया गया है, संसद सदस्यों के लिए सुविधाएं तथा संसद सुरक्षा और संबंधित जानकारी, इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो सुविधाएं और एक संसदीय सुरक्षा, जिसमें मेरे कोलीग अभी जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी अनुराग अग्रवाल जी मेरे बाद आपको ब्रीफ करेंगे। तो मैं आपको ब्रीफली सुविधाओं के बारे में कुछ ब्रीफ करूँगा। पहली बात तो यह है, सुविधाएं क्यों दी जाती हैं। चूँकि आप संसद सदस्य हैं तो अपने कार्य को प्रभावशाली ढंग से उसके निष्पादन के लिए कुछ सुविधाएं आपको दी गई हैं, ताकि संसद सदस्यों को अपना समय व्यर्थ इधर उधर न गंवाना पड़े। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मैक्सिमम सुविधाएं मिल पाएँ बिना किसी हैसल फ्री तरीके से। तो इस केस में मैं सुविधाओं को 3 भागों में बांटूंगा। सर्वप्रथम आवास और अन्य सुविधाएं, जिसके बारे में अभी भी माननीय संसद सदस्यों ने अभी आजकल आवासीय परिसर जितने भी हैं आप उसके आवंटन के लिए आजकल जो प्रयास जारी हैं। एक हाउस कमेटी बनाई गई है जिसमें माननीय संसद सदस्यों को, जिसकी प्राथमिकता यही है कि आपको जितनी जल्दी हो सके आवास दिए जाएं। दूसरे पार्ट पर मैं आऊँगा वेतन और भत्ते पर, जो भी आमतौर पर संसद सदस्यों की इस बारे में कुछ अनभिज्ञता रहती है कि भाई हमारी सैलरी अलाउंसेस के कंपोनेंट क्या हैं, हमें और क्या क्या वेतन भत्ते संबंधी सुविधाएं मिलती हैं या क्या अन्य सुविधाएं मिलती हैं। तीसरी सुविधाएं या बोलिए तीसरी सुविधाएं चिकित्सा संबंधी सुविधाएं। तो मैं आपको इन ब्रीफ बता दूं कि ये जो सारी सुविधाएं संसद सदस्यों को मिलती हैं, ये इसके लिए आपका एक अधिनियम बना है 1954 में जो बना था, उसी के अधीन आपको सारी सुविधाएं मिला करती हैं, जिसके तहत संसद सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो इस आवास संबंधी सुविधाओं पर आने के लिए मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि एक हाउस कमेटी सबसे पहले फॉर्म होती है, जो डिसाइड करती है कि हर संसद सदस्य की प्राथमिक उसकी क्राइटेरिया क्या होगा, उनको हाउस आवंटन के लिए क्राइटेरिया क्या होगा। वो हाउस कमेटी जो माननीय अध्यक्ष लोकसभा बनाते हैं, जिसमें 15 सदस्य 10 लोकसभा से 5 नहीं लोकसभा के सदस्य 12 होते हैं, वो डिसाइड करती है कि संसद सदस्यों की आवासीय क्या नीति होगी, क्या क्राइटेरिया होगा। तो पात्रता के अनुसार आपको सीनियरिटी के हिसाब से बंगला, फ्लैट या स्टाफ क्वार्टर, मोटर गैराज ये मिलती है, जिसको हाउस कमेटी या उसके अध्यक्ष ही डिसाइड करते हैं। जब आप मकान का पोजीशन ले लेते हैं तो उसके बाद आपको 80,000 रुपये के टिकाऊ फर्नीचर का और 20,000 रुपये के गैर टिकाऊ फर्नीचर की मौद्रिक सीमा के भीतर फर्नीचर आपको मिलता है। उसके अतिरिक्त अगर आपको इस सीलिंग से ऊपर अगर कोई फर्नीचर आप लेंगे जो आपको CPWD प्रोवाइड करेगा, तो आपको उसके ऊपर कुछ रेंटल जो 1-1.5% या 2% पर एनम के हिसाब से वो लगाते हैं, वो आपकी सैलरी से कट जाएगा पर मंथ। उसके अलावा जब आप उसमें पोजीशन लेते हैं, उसके बाद 3 महीने के अंतराल पर आपको CPWD द्वारा आपके सोफा कवर और पर्दे की धुलाई का मुफ्त 3 महीने, हर 3 महीने में आपको ये एक सुविधा प्रदान की जाती है। इस मामले में हमने जब आप रजिस्ट्रेशन आपका पंजीकरण हो रहा था, तो हमने आपको एक पत्रिका, एक पुस्तक दी थी, जिसमें हमने इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको संसदीय आवास जो आप आवास लेंगे, सांसद आवास, उसको सौंपने की या उसको पोजीशन लेने की प्रक्रिया के बारे में डिटेल से बताया गया है।
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि काइंडली उस पुस्तक को जरा ध्यान से पढ़ लें। अभी आप चूंकि जब आपका आवंटन होगा हाउस का, तो उस केस में आपको CPWD से कैसे हमारे मेंबर्स सदस्य सेवा शाखा यहाँ फर्स्ट फ्लोर में है, वहाँ से आपको अपना स्लिप, अथॉरिटी स्लिप लेना पड़ेगा। उस अथॉरिटी स्लिप को आपको वहाँ CPWD के कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको उस मकान का पोजीशन लेंगे। उस मकान के पोजीशन में फिर आप देख लेंगे कितनी आपकी वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं अवेलेबल हैं कि नहीं। एक मैं निवेदन आपसे करूंगा, जो इशू बार बार आता है कि कई बार संसद सदस्य जब मकान का अपना पोजीशन लेते हैं तो वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते हैं, उससे पहले वो पोजीशन किसी के प्रेशर में आके उसमें ले लेते। तो आप कृपया जब भी मकान आपको मिले, आप देख लीजिए कि आपकी अनुकूल उस मकान में काम हो गया है या नहीं हो गया। अगर जब तक आप उससे संतुष्ट नहीं हो तब तक आप उस मकान का पोजीशन मत लीजिएगा। मकान का पोजीशन संतुष्ट होने के बाद लीजिए, क्योंकि आपकी वो उसी दिन से फिर शुरू हो जाएगा जिस दिन से आपने उस दिन उस पर पोजीशन स्लिप पर साइन कर लेते हैं। उसके 14 दिन के अंदर आपको अपना ट्रांजिट एकोमोडेशन खाली करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसकी रेंटल लगने लग जाएगी। तो वो रेंटल बहुत हाई होती है, तो आप तभी साइन कीजिए जब आप संतोष हो जाएगी पूरा काम इसमें हो गया। इसके अलावा हम एक वेस्टर्न कोर्ट, जहां अभी हमने आपको ट्रांजिट एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, जो अस्थायी आवास अभी दिया है, ये भी आपको एक सुविधा मिलती है आपके अपने मित्रों के लिए, परिवारजनों के लिए। 3 दिन के लिए इसमें एक मिनिमम रेंटल चार्ज पर आपको ये सुविधा हम देते हैं, जिसमें आप किसी के लिए भी 3 दिन के लिए वो वेस्टर्न कोर्ट में रूम बुक करा सकते हैं, वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी या वेस्टर्न कोर्ट पुराना। इस जी सर, एक संसद 1 या 2 रूम 3 रूम सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है, वो आप करवा सकते हैं, पर जितने अवेलेबल हैं नॉर्मली 1 रूम या 2 रूम जितना होता है। क्योंकि देखिए सेशन टाइम पर हम कोशिश करते हैं एक संसद को 1 ही रूम मिल पाता है, क्योंकि उसमें डिमांड ज़्यादा होती है। और जब संसद सत्रावसान में होता है तो उसमें थोड़ा संभावनाएं ज़्यादा होती है। 3 दिन से अगर ज़्यादा कराना चाहें तो 3 दिन से अगर ज़्यादा। सर देखिए 2 किस्म के हैं, उसमें एक जो एनेक्स बना है उसमें 2000 रुपया प्रतिदिन है, और जो पुराना वेस्टर्न कोर्ट है उसमें 1000 रुपया प्रतिदिन, उसके स्वीट का 1000 रुपया प्रतिदिन किराया लिया जाता है। पर वो 3 दिन के लिए ही लिया जाता है। अगर 3 जी पर डे वो नाम पर आप ही के होगा सर, सांसद के नाम पर ही होगा, पर आपको आपकी लाइबिलिटी आप ही की होगी, पर आप ही किसी को रिकमेंड करेंगे। पर जिसको भी आप रिकमेंड करेंगे वो देखिए कि जिस व्यक्ति को आप रिकमेंड कर रहे हो बोनाफाइड आदमी हो या आपका कोई खास हो, और साथ में वो अपना आधार कार्ड लेके चले, जिससे वहां पर उसकी एंट्री हो कि उसका वेरिफिकेशन वहां पर किया जाएगा। 3 दिन के बाद किराया कितना है? 3 दिन बाद डबल हो जाता है सर। पर 3 दिन बाद कोशिश यही करते हैं कि सर नहीं हो, क्योंकि देखिए हमारी जो वो होती है, हमें हर संसद सदस्य को कम से कम ये है कि वहां पर जो उनकी रिक्वायरमेंट हो फुलफिल करनी होती है। तो 3 दिन बाद जनरली उसको नहीं करते, पर कोई किसी की चिकित्सा संबंधी कोई परेशानी हो तभी स्पेशल केसेस में वो होता है रिपीट। पर डे 1000 पर डे 1000 या 2000 रुपया, 1000 एक का, और दूसरे वाले नए वाले में 2000 रुपया है। दो किस्म के हैं। एक अभी एनेक्स नया बना है उसमें 2000 जो पीछे बना है जी, अभी नया बना है। जी सर, ये बताने की जरा कष्ट करें कि जो आवास सांसद लोगों को मिलेंगे उसमें जो बिजली आती है उसका बिजली लगती है, बिजली का बिल देना पड़ता है कि सरकार वहन करती है? मैं आ रहा हूँ सर, उस पर आ रहा हूँ, नेक्स्ट उसी पर आ रहा हूँ सर। 3 दिन के बाद 1 दिन ब्रेक होने के बाद और 3 दिन मिलेंगे क्या? कितने जी सर। 3 दिन के बाद हाँ। मतलब every week we get 3 days or every month we get 3 days, or how does it work? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। मतलब 3 दिन के बाद 1 दिन ब्रेक हो गया तो ये फिर एक और बार हमें 3 दिन मिलेगा? नहीं, एक बार आप लेके फिर 3 दिन बाद उसको छोड़ दीजिए, तो उसके बाद आप ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। पर वो आप ही लोगों के लिए है, उसको आप लेते रहे छोड़ते रहे। तो उसमें सर ये प्रयास ये होना चाहिए कि मतलब उसको 3 दिन के अंदर अगर वो खाली हो जाए तो दूसरे संसद सदस्य को मौका मिले। चूंकि अब देखिए इंटर सेशन में तो मकान की अवेलेबिलिटी रहती है, पर सेशन टाइम पर प्रयास यही रहता है कि सारे सांसदों की रिक्वेस्ट को एकोमोडेट करें। थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है इस केस में जब रिपीटेडली उसको जब आप एक्सटेंड करते हैं, तो इसलिए नहीं, क्योंकि आपने बोला कि डबल होता है ना, तो 3 दिन के बाद नहीं, 3 दिन के बाद हम 1 दिन छोड़ने के बाद और 3 दिन मिलेंगे हमको। हाँ, अगर आप ऐसे हम कंटिन्यूसली कर सकते हैं। नहीं सर, उसमें कोशिश यही होती है कि आपके नाम पर अगर एक बार अलॉट हो जाए तो हम दूसरे को प्राथमिकता देंगे। फिर उसमें हमारे पास बहुत सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट रहती है, तो सभी सदस्य एक बार पहले सुन लें, उसके बाद अपन क्वेश्चन करें तो ठीक है। नहीं, इनका भी रिदम टूट जाता है, बता नहीं पाते, कुछ चीजें भूल जाएंगे। बता रिदम बना दीजिए। हम सब लोग सहमत है इस बात से।
तो एक बार इनका पहले सुन ले, फिर अपन सब फिर पूछेंगे। उसके बाद का रिदम टूटने नहीं देंगे हम लोग बिल्कुल भी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप माननीय संसद सदस्य ने पानी बिजली के बारे में अपना एक प्रश्न किया था। तो सर, आपको संसद सदस्य को दिल्ली, नई दिल्ली में आवंटित जो आवास है उसमें प्रति वर्ष 4000 किलोलीटर तक का पानी का और 50,000 यूनिट निःशुल्क जो है बिजली की आपूर्ति आपको दी जाती है। ये 50,000 यूनिट आप अगर एक साल में नहीं भी कर पाए तो उसको अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जितना भी बैलेंस यूनिट होगा तो आपका वो जमा हो जाएगा अगले आने वाले सालों में, तो उसको आप अगले साल भी कर सकते हैं। बिजली हुई जो मैंने बताया कि इसके अलावा इसकी ये निःशुल्क है आपको जो दिया जाता है, इसके ऊपर जो है फिर आपको वो पे करना होगा। बिजली के बिल में आपको जो मिनिमम फिक्स चार्जेज होते हैं उसका पेमेंट आपको करना पड़ता है। उसका एक लोड असेसमेंट होता है। देखिए, हर बिल्डिंग का अपना एक लोड असेसमेंट है, वहाँ पर कितनी आप गैजेट्स चला रहे हैं, कितने वो चला रहे हैं, तो वो फिक्स चार्जेज मेंबर की लाइबिलिटी बनती है। बाकी जो मीटर रीडिंग है वो पेमेंट लोकसभा करेगी। इसके अलावा टेलीफोन सुविधा भी आपको दी जाती है, जिसमें हर सदस्य को 3 टेलीफोन का हकदार है। एक तो वहाँ पर जो अपना दिल्ली निवास स्थान पर रख सकते हैं, दूसरा जो सामान्य उनका निवास स्थान है, और तीसरा जो कहीं भी एक जगह वो दिल्ली में या कहीं और अपने दिल्ली से बाहर से हैं वहाँ पर वो अपना एक टेलीफोन इंस्टॉल करा सकते हैं। प्रत्येक टेलीफोन पर आपको 50,000 निःशुल्क स्थानीय लोकल कॉल की सुविधा दी जाती है, और इस प्रकार 3 फोन का टोटल क्यूमुलेटिव जो है आपको 1.5 लाख 1,50,000 लोकल कॉल्स की सुविधा प्रति संसद सदस्य को मिलती है। इसके अलावा आपको 2 मोबाइल कनेक्शन दिए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी जब आपने पंजीकरण करवाया तो हमने स्पेशली इस बार रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपको इस सुविधा उपलब्ध कराई थी, और इस बार हमारा प्रयास यही था कि सारी सुविधाएं माननीय संसद सदस्यों को एक छत के नीचे मिल जाए। पहले CGHS कार्ड भी इस बार सारे संसद सदस्यों को मिल गया होगा, और BSNL का कार्ड, MTNL BSNL के आपको सिम कार्ड, और वो भी इस बार एक ही प्लेटफॉर्म। अब ये नेटवर्क का एक इशू ऐसा है सर, जिसके लिए भी हम देख रहे हैं। अभी माननीय अध्यक्ष और माननीय उप सभापति राज्यसभा का मत भी यही है कि हम इसको अभी नई लोकसभा में कंसीडर करें कि इनको प्राइवेट ऑपरेटर्स के भी उसका परमिशन दिया जाए, या मेंबर को एक लमसम अमाउंट रिइंबर्स कर दिया जाए, जिससे कि उनको ये कंपल्सन न रहे कि मुझे MTNL या BSNL का ही सिम कार्ड लेना है। तो इसमें हम इस नई लोकसभा में काम करेंगे। इसके लिए हम आपके लिए प्रयासरत हैं, और उम्मीद है कि इसमें कुछ रिजल्ट निकल आएगा। जैसे ही हमारी कमेटी बनती है, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंस, वो इस पर डिसाइड करेगी। पहले मेंबर सर्विस कमेटी करेगी। निवास स्थान पर लोग आए नहीं कनेक्शन के लिए। नहीं, पहले एक बार कंप्लीट कर लीजिए सर, जी कर लेंगे। लिखते रहो क्वेश्चन जो है ना, रिदम नहीं टूट जाए। इसके अलावा सर, अगर आप 1,50,000 कॉल में से 10,000 कॉल सरेंडर करते हैं तो आपको 1 MBPS डाउनलोड स्पीड के साथ अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड सुविधा भी मिलती है। मतलब अगर पर ईयर आपको जैसे 1.5 लाख कॉल मिल रही हैं, तो आप 10,000 कॉल उसमें से उसके बदले में 1 MBPS की ब्रॉडबैंड सुविधाएं ले सकते हैं। इसके साथ आपको 2,200 रुपये प्रति माह की BSNL की ओर से सदस्य के निवास पर वाईफाई सेवा और STTH सुविधा जो है, FTTH सुविधा आपको मिलती है। ये तो मैंने बताया बिजली, पानी और इसके बारे में जनरल। इसके अलावा भी आप कुछ और सुविधाओं के हकदार हैं, जो आप कुछ तो आपने उस पर उन सुविधाओं का लाभ उठाया होगा, हमें उम्मीद है। एक है राजनयिक पासपोर्ट। जैसे आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर, चूँकि आप माननीय सदस्य हैं तो आप उस हिसाब से राजनयिक पासपोर्ट के हकदार होते हैं। तो हर माननीय संसद सदस्य और उनके स्पाउस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हकदार हैं, और उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हम लोग बनाते हैं। इसके लिए आप हमारी जो संसद सेवा सदस्य सेवा शाखा है MS ब्रांच 1st फ्लोर में, आप कभी भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसका पासपोर्ट आपको बेयर मिनिमम टाइम पर 1 से 2 दिन में हम बनवा के देते हैं। इसके अलावा आपको एक फास्टैग की सुविधा मिलती है। हर संसद सदस्य 2 वाहनों के लिए फास्टैग की सुविधा का हकदार है। एक दिल्ली के लिए ले सकते हैं और एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के गाड़ी पर ले सकते हैं। वो उनकी मर्जी है 2 गाड़ियाँ कौन सी वो करते हैं। उसके लिए आपको एक RC की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर आपको फास्टैग इशू हो जाएगा। फास्टैग का हमारा यहाँ पर राउंड द ईयर चलता रहता है काउंटर, तो कभी भी आप आके वो सुविधाएं हमारी संसद सेवा सदस्य शाखा से आके हमें कांटेक्ट करके ले सकते हैं।
इसके अलावा रेलवे बुकिंग कार्यालय, आपको पता है संविधान सदन में रेलवे बुकिंग आरक्षण कार्यालय पूरे वर्ष चलता है, जिसमें आप अपने आईसी नंबर के अगेंस्ट अनलिमिटेड जितना भी टिकट करवाना चाहें करवा सकते हैं रेलवे बुकिंग के लिए। इसके अलावा एयर टिकट बुकिंग का आप करवाते हैं। हमने यहाँ पर संसद सदस्यों के लिए बामर एंड लॉरी और IRCTC की बुकिंग संसद भवन और संसदीय सौध में उपलब्ध कराए हैं। जो विमान यात्रा जो आप करते हैं वो आप अगेंस्ट कैश पेमेंट करते हैं, उसका आपको भुगतान बाद में TADA बिल सबमिशन पर होता है। इसके अलावा आपकी इनकम टैक्स संबंधी जितने भी रिक्वायरमेंट हैं उसके लिए हमारे यहाँ पर एक इनकम टैक्स ऑफिसर और एक सपोर्टिंग स्टाफ कमरा नंबर 145 यहीं संसदीय सौध इसी बिल्डिंग में राउंड द ईयर रहते हैं, जो आपकी इनकम टैक्स संबंधी क्वेरीज का निष्पादन करते हैं और आप कभी भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बैंकिंग सुविधाओं पर आऊँगा। संविधान सदन और संसदीय सौध में आपकी SBI की 2 ब्रांचेस राउंड द ईयर चलती रहती हैं। सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं यहाँ पर, आपका अकाउंट ओपनिंग से लेकर, आई होप कि अभी नए मेंबर्स के अकाउंट को खोले गए थे यहाँ पर। लॉकर की सुविधा इस बैंक में यहाँ पर NXC में उपलब्ध है, आप लॉकर भी ले सकते हैं। एक आपके लिए जो नई सुविधा यहाँ पर लगाई गई है वो है प्रीपेड कार्ड, जिसकी न्यूनतम रिचार्ज राशि जो है 100 रुपया है और अधिकतम 2000 रुपये तक आप एक प्रीपेड कार्ड। आप पूछेंगे आप इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग अभी आपकी सुविधा के लिए पार्लियामेंट कैंपस के कैंटीन में या यहाँ पर जो सोवेनिर शॉप है जिस पर आप कोई वो खरीदना चाहते हैं सोवेनिर, उस पर वो कैंटीन कार्ड लागू होता है और कार्ड जारी करने का और रिप्लेस करने का कोई फीस नहीं है। एक मोबाइल पर आपको 3 कार्ड इशू किए जा सकते हैं। ये कार्ड आप कैंटीन में कहीं कुछ अगर सुविधाएं ले रहे हैं तो इस कार्ड पे ही आप अगर, क्योंकि आप यहाँ कैश पेमेंट का सिस्टम नहीं है, तो मैं माननीय सांसदों से आग्रह करूँगा कि इस सुविधा का लाभ उठाएं और इसी बैंक से आपको हाथों हाथ ये कैंटीन कार्ड, ये प्रीपेड कार्ड मिल जाएगा। डाकघर, और वो तो आप जानते हैं संविधान सदन और संसदीय सौध में 2 डाकघर हैं। आपको जो भी डाक संबंधी सेवाओं का सुविधा उठाना है या संविधान सदन में या संसदीय सौध में चले जाइए। इसके अलावा इस एरिया में जहाँ पर माननीय सांसदों के आवासीय यूनिट बने हैं, आपके लिए एक केंद्रीय भंडार की सुविधा हमने रखी है जो 23 महादेव रोड यहाँ पर रहती है। इसमें से आप अपनी ग्रोसरी आइटम या जो भी आइटम्स हैं वहाँ पर खरीद सकते हैं। कोई भी आपकी अगर बिजली पानी से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, कोई आपको असुविधा हो रही हो, तो उसके लिए एक NDMC का संपर्क कार्यालय हमारे यहाँ पूरे दिन काम करता है, पूरे वर्किंग डेज में। कमरा नंबर 314 संसदीय सौध पे काम करता है, तो आप उससे संपर्क स्थापित करते हैं। अगर कहीं आपको असुविधा हो रही हो NDMC से रिलेटेड, तो आपके लिए हमेशा हमारी जो ब्रांच है संसदीय सेवा शाखा वो हमेशा उपलब्ध है, उसके ऑफिसर्स हमेशा आपको राउंड द ईयर मिलेंगे। आप अपनी कंप्लेंट वहाँ भी दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा PNG की सेवाएं अपने आवासीय परिसरों में जब आप PNG का उपभोग करते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पर 2 दिन सोमवार और गुरुवार को हमारे ही संसदीय सदस्य सेवा शाखा में 116 नंबर में उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो आपको गेस्ट कनेक्शन डिसकनेक्शन से रिलेटेड या जो भी इश्यूज़ हैं उससे वो आप उनको संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ी देर में मेरे कुलीग आपको बताएंगे। खान पान सेवाओं के बारे में सांसदों को पार्लियामेंट हाउस में तो है, उसके अलावा आपको और आपके मेहमानों के लिए नॉर्थ एवेन्यू में, साउथ एवेन्यू में, वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में और NXC में खान पान की सुविधाएं वहाँ पर कैंटीन रन करती है, फुल फ्लेजेड कैंटीन रन करती है, जहाँ पर आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं और आपके मेहमान जो चाहें वो भी उसका उपभोग कर सकते हैं। ये तो इन जनरल मैंने आपको बताया जो सामान्य सेवाएं हैं। इसके अलावा आपको जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वेतन और भत्ते के बारे में, अभी तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी माननीय सांसदों को 1 या 2 महीने के वेतन भत्ते मिल चुके होंगे और आपको अभी उनका कंपोनेंट पता चल गया होगा। संसद सदस्य वेतन और भत्ते संबंधी संयुक्त समिति इस पर डिसीजन लेती है, जो मैंने बोला 1954 का एक्ट है। तो इस अधिनियम के अनुसार एक संसद सदस्य की वेतन और भत्ते के जो हकदार हैं वो इस प्रकार हैं। वेतन जो है आपका प्रति माह 1 लाख रुपया है। दैनिक भत्ता आपको मिलता है 2000 रुपया प्रतिदिन ऑन ड्यूटी, ड्यूटी संबंधी आवास के लिए प्रतिदिन, बशर्ते कि और सदन की समिति या सत्र की बैठक में उपस्थित हो। उसके लिए आपकी अटेंडेंस जो भी होगी उसके बेस पर मिलता है। सेशन टाइम पर आप इस भत्ते के हकदार होते हैं 3 दिन पहले से सत्र और सत्र खत्म होने के 3 दिन बाद तक।
उसके अलावा अभी माननीय सदस्य किसी न किसी समिति में, संसदीय समिति का प्रतिनिधित्व करेंगे। उसमें जब आप दिल्ली आएंगे आपको नोटिस इशू होगा, तो 2 दिन पहले से लेके 2 दिन बाद तक आपको ये DA 2000 रुपया प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है जो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है, जो 70,000 रुपया आपको प्रति माह देय होगा। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम पर आपको 60,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, जिसमें स्टेशनरी वस्तुओं के लिए और डाक व्यय के लिए 20,000 रुपया, और सचिव आप जो आपका PA जो आप रखते हैं उसके लिए आपको 40,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। इसमें मैं बता दूं कि आप लोगों से निवेदन है कि आप, चूँकि कई संसद सदस्यों ने अभी PA के अपने डिटेल अगर न दिए हो तो हमें MSA ब्रांच में जमा कर दीजिएगा अपना डिटेल। आप कितने ही भी अपना पर्सनल स्टाफ रख सकते हैं, उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप प्रोपोर्शनेटली किसको कितना देना चाहिए। आप चाहे 5 रखिए, चाहे 2 रखिए, 3 रखिए, पर आपको हर PA के अकाउंट डिटेल के साथ बताना पड़ेगा कि मैं 10,000 4 लोगों में बांटूं, 8 5 में बांटूं, या 40,000 एक PA को दूंगा। ये आप डिटेल में दे दें। दूसरा, कुछ संसद सदस्यों का रजिस्ट्रेशन के वक्त जो सिग्नेचर हुआ है वो कुछ मिसमैच हो रहा है, तो मेरा आग्रह यही है कि जब आप सिग्नेचर करें TADA क्लेम फॉर्म पे, तो वही सिग्नेचर प्लीज़ करें जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त किए हैं, नहीं तो आपको पेमेंट में थोड़ा असुविधा करनी हो सकती है। इसके लिए हमें आपसे वेरिफिकेशन करवाना होगा, तो आप प्लीज़ वही सिग्नेचर मेंटेन कीजिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें यहाँ पर दिए हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में थोड़ा लेट पेमेंट हो सकता है या हमें वेरिफिकेशन में टाइम लग सकता है। इसके अलावा यात्रा भत्ता आपको मिलता है। यात्रा भत्ता में संसद सदस्य संसदीय समिति की बैठक में या किसी भी ऑफिशियल वर्क से यहाँ आते हैं तो उस विमान का किराया, आप एग्जीक्यूटिव क्लास के हकदार हैं तो उसका भत्ता आपको देय होगा। या सड़क यात्रा द्वारा जो संसद सदस्य 300 किलोमीटर की परिधि में रहते हैं तो वो 16 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से अपना वो सरफेस ट्रांसपोर्ट से क्लेम वो भी कर सकते हैं। विमान यात्राओं के बारे में आप लोगों को अभी कुछ पता हो गया होगा कि हर संसद सदस्य को 1 साल की 34 विमान यात्राएं मुफ्त में मिलती हैं, और इस 34 में से 8 बार ऐसे हैं कि सदस्य से मिलने के लिए उनके स्पाउस या उनका कोई कंपेनियन अकेले भी विमान यात्रा कर। ये 34 में नॉर्मली ये तो तब होता है जब संसद सदस्य के साथ कोई ट्रैवल कर रहा हो, पर इसमें से 8 बार आपका स्पाउस कोई भी अकेले भी ट्रैवल कर सकता है आपसे मिलने के लिए। इस 34 विमान यात्राओं को अधिकतम संख्या में जो है अगले साल की विमान यात्राएं जो बच जाती हैं, अगले साल 8 विमान यात्राओं में समायोजित किया जाएगा। मतलब अगर आप इस साल चाहें तो 34 तो ले लिए, आपको ज़रूरत पड़ गई तो अगले साल के 34 में से भी आप 8 ले सकते हैं। मतलब एक साल में आप 42 विमान यात्राएं कर सकते हैं, अगले साल की भी 8 आप समायोजित की जा सकेंगी इसमें। इसके अलावा हर संसद सदस्य रेलगाड़ी से प्रथम श्रेणी में AC में यात्रा करने का हकदार है अपने स्पाउस को, और साथ में एक अटेंडेंट को सेकंड AC में साथ में ले जा सकता है। इसमें कोई सीमा नहीं है, एज मैनी एज यू वांट, उतना रेल ट्रेवल आपका एक साल में या जब भी हो बनाए उसका रेलवे से सीधे हमारे पास डेबिट आता है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और लद्दाख के संसद सदस्यों के लिए कुछ सरकार ने विशेष सुविधाएं दी हैं। उनकी वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन और जियोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के जो संसद सदस्य हैं अपने सामान्य निवास स्थान जो यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, नियरेस्ट एयरपोर्ट पर विमान किराए के हकदार हैं। वो कितनी भी बार मेन लैंड पर आ सकते हैं वहाँ से, क्योंकि उनको बाई सी ना है तो मेन लैंड पर बाई एयर जो है वो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आ सकते हैं। वहाँ से ऑनवर्ड फिर उनको 34 एयर जर्नीज में गिना जाएगा। लद्दाख के संसद सदस्य लद्दाख के किसी भी विमानपत्तन से दिल्ली तक किसी भी समय आ सकते हैं। जो लद्दाख के संसद सदस्य उनको वहाँ से दिल्ली तक का अनलिमिटेड एयर जर्नी अलाउड है। यह लद्दाख और लक्षद्वीप अंडमान निकोबार के लिए ही विशेष सुविधा की गई। कुछ माननीय सदस्य जो दिव्यांग हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अपने साथ एक अतिरिक्त विमान किराए का उनको हकदार बनाया गया है। वो अपने साथ किसी एक को साथ में ले जा सकते हैं। यदि कोई संसद सदस्य दिव्यांग ऐसे हैं जो हवाई यात्रा या रेल यात्रा से करने में असमर्थ हैं तो उनको सड़क मार्ग का किराया देय होगा। इसके अलावा स्पाउस के लिए कुछ सुविधाएं जो दी गई हैं,
कोई भी संसद सदस्य स्पाउस लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए आई कार्ड को दिखाकर प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव क्लास में मुफ्त रेल यात्रा के हकदार हैं आप लोग। पति पत्नी सत्रावधि जब इंटरसेशन होता है, सामान्य निवास स्थान से एक 8 जर्नीज और मिलती हैं आपको स्पाउस को, जब सेशन नहीं मतलब सेशन उसमें दिल्ली से वापस आने के लिए सत्रावधि के दौरान 8 विमान यात्राएं उनको एक्स्ट्रा मिलती हैं। जिस संसद सदस्य की पत्नी या पति नहीं है, वो AC 2 टियर में एक साथी के साथ यात्रा करने की उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी व्यक्ति के साथ यात्रा करने का हकदार होता है। अभी इसके साथ साथ माननीय सदस्यों को एक भत्ता और हम लोग देते हैं, उसको कहते हैं कंप्यूटर भत्ता। ये एक निश्चित राशि आपके अकाउंट में डाली जाएगी कुछ टाइम बाद, जो भी राशि होगी। अभी ये राशि 3 लाख रुपया हम देते हैं, उसमें आप लोग अपना कंप्यूटर या जो उसके लिए पेरिफेरल्स के लिए जितनी भी ज़रूरत है आपको अपना संसदीय कार्य के निष्पादन के लिए, ये कुछ राशि जो भी डिसीजन होगा जल्दी ही भी जैसे डिसीजन हो जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, तो आपके अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। अब मैं तीसरा आता हूँ चिकित्सा सुविधाओं पर। आप लोग सभी संसद सदस्य केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के ग्रुप ए के ऑफिसर्स को जो सुविधाएं मिलती हैं उसके बराबर के हकदार हैं। संसद सदस्यों का जो CGHS कार्ड है वो हमारी यहाँ से कल्याण शाखा आपको बना के देगी, और मेरे ख्याल से उसके लिए आप प्लीज़ CGHS की गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा। उसमें क्लियर कट आपका डिपेंडेंसी क्राइटेरिया बनाया गया है। जो भी आप डिपेंडेंट दिखाएं पहले आप सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि आपको वो सर्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरे पेरेंट्स या मेरे जो भी बच्चे या मेरे भाई बहन जो भी डिपेंडेंट हैं उसका क्राइटेरिया मैं फुलफिल मैंने पढ़ लिया है और मैं उनको अपना डिपेंडेंट बनाता हूं। तो उन सब का कार्ड आप कल्याण शाखा से बना सकते हैं, उन सब को CGHS सेवाओं का बेनिफिट मिलेगा। संसद सदस्यों की सुविधा के लिए संसद भवन के कमरा नंबर 69 में एक फर्स्ट एड पोस्ट जो हमने वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में बनाई हुई है वो आप लोगों ने देखी होगी। इसके अलावा हमारे पास एक फुली इक्विप्ड डिस्पेंसरी नीचे पार्लियामेंट हाउस इसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट में काम करती है, जिसमें सारी सुविधाएं हमने संसद सदस्यों के लिए रखी हैं, जिसमें डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड, ECG, AED मशीन, कार्डियोलॉजी का, डेंटल का, ENT के और सारे जितने भी परामर्श की सुविधाएं के साथ पैथोलॉजिकल टेस्ट भी अब हमने शुरू करा दिए। यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड लैब आपके लिए काम करती है, जिसमें सभी प्रकार के साथ में एक फिजियोथेरेपी यूनिट जो माननीय अध्यक्ष लोकसभा के निर्देशन में, जिसमें एकदम मॉडर्न और लेटेस्ट इक्विपमेंट आपके लिए रखे गए हैं, आप उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सप्ताह में दो दिन आपको आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक की भी सुविधाएं इसी डिस्पेंसरी से मिलती हैं, जिसमें 2 दिन एक्सपर्ट लोग आते हैं, आप उन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। आपका हर मेंबर का यहाँ पर हेल्थ कार्ड मेंटेन CGHS का यहाँ पर होता है। आप IC नंबर जब बताएंगे तो आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड डॉक्टर के कंप्यूटर पर आ जाता है। वो हेल्थ कार्ड आपने कब कब कौन सी दवाइयाँ ली हैं, क्या आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसकी सारी सुविधाएं फैसिलिटीज़ आपको इसी काउंटर पर, यही मेडिकल सेंटर पर मिलेगा। इसके अलावा मेरी गुजारिश यही होगी कि हमने एक फीडबैक यहाँ पर काउंटर भी लगाया है। आप माननीय संसद सदस्य अगर कुछ इम्प्रूवमेंट इन सर्विसेज चाहते हों तो हाँ, उसको आप उस रजिस्टर पर वहाँ पर फीडबैक फॉर्म में दे दीजिएगा तो आपका वो हो जाएगा। उसके अलावा कोई अगर संसद सदस्य को, चूँकि सेशन टाइम पर यहाँ एम्बुलेंस की सुविधाएं आपके पास जब तक सेशन चल रहा रहता है, उसके अलावा अगर किसी माननीय संसद सदस्य को कोई इमरजेंसी में कोई भी अगर ऐसी वो ज़रूरत पड़े तो आपको हम समय समय पर अपने पोर्टल पर देखिएगा सारा एम्बुलेंस का नंबर और वो देते हैं, जो राउंड द क्लॉक नॉर्थ एवेन्यू डिस्पेंसरी में एम्बुलेंस आपको जब भी ज़रूरत हो तो आपको जब सुविधा है उस सुविधा का भी आप लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए नंबर हमने आपको वेलफेयर ब्रांच से एक लेटर आपको भेजा गया है, और ना हो तो आप कभी भी हमारे से उनका नंबर ले सकते हैं। हम अभी रिपीट सेशन के टाइम से पहले आपको हमेशा उस इंफॉर्मेशन के आपके साथ शेयर करते हैं, अलॉन्ग विथ ऑल इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, एम्स से लेके RML सारे हॉस्पिटल में हम आपका मेंबर उसका MS का नंबर और वहाँ के एम्बुलेंस और इमरजेंसी नंबर हम आपको प्रेषित करते हैं। और साथ में एक नोडल ऑफिसर हर हॉस्पिटल में हमने आपके लिए
एक डेप्यूट किया है जो जिसको आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी में। उसके अलावा हमारी वेलफेयर ब्रांच ऑलवेज 24/7 आपकी सहायता के लिए तत्पर है, जिसके नंबर हमने आपके साथ शेयर किए हैं। कभी भी इमरजेंसी में रात 24/7 कभी भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं किसी भी मेडिकल सुविधा के बारे में। और चिकित्सा संबंधी सुविधा के बारे में कल्याण शाखा आपके साथ हमेशा खड़ी है। इसके अलावा सदस्यों के पोर्टल पर अस्पतालों की, सुरक्षा कर्मियों की, चिकित्सकों की, एनडीएमसी और सिविक निकायों की जितनी सिविक बॉडीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसेज़ की हम आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इसके अलावा आप कभी भी कोई भी आपका इशू हो इम्प्रूवमेंट इन सर्विसेज के लिए तो 12 सदस्यीय जो आवासीय समिति एक बनती हाउस कमेटी, वो जो अभी बन चुकी है, जो आपके आवासीय आवंटन के उस पर आजकल लगी हुई है, उसको आप कभी भी उनको एक लिखित उस पर अपना जो भी व्यूज़ हों, जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस हों, वो कभी भी दे सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बहुत ब्रीफ में ये चीज़ें बताई हैं। आपका कोई और अगर क्वेरी हो या कोई भी असुविधा आपको लगे तो हमारी मेंबर सर्विस ब्रांच को कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा 24/7 आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो अब अगर क्वेरी आपको हो तो फिर मैं अपने कुलीग से, क्योंकि समय कम है, समय अभाव के कारण अभी माननीय अध्यक्ष आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ये भी सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे। मैं ये जानना चाह रहा चिकित्सा हूं सुविधा के लिए कांडपाल जी, मैं जानना चिकित्सा चाह रहा सुविधा था जो आपने बताई, सर 1 मिनट, हाँ, उसमें केवल स्पॉस हो सकती है या फैमिली मेंबर हो सकते हैं? किसमें सर? चिकित्सा सुविधा में। चिकित्सा सुविधाएं में सर एक तो स्पाउस तो आपकी होंगी, फैमिली मेंबर जो आप पर डिपेंडेंट हैं उसका मैंने आपको कहा कि आप एक गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा जिसमें साफ लिखा है कि देखिए आप पर जो आप आश्रित हैं उसका एक क्राइटेरिया, जैसे अनमैरिड सिस्टर है या आपके पेरेंट्स हैं वो हैं, तो वो आप उनको इंक्लूड करा सकते हैं, उनके कार्ड बन जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कांडपाल जी कि क्या आपने इस तरीके की कोई बुकलेट या ब्रोशर छपवाया कि नहीं छपवाया? बिल्कुल सर, ताकि ये सुविधाएं सब प्राप्त हो सर सके। अगर आप देखेंगे जो आपको रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के वक्त एक बैग दिया गया था तो उसमें हमने किया है और ये आपको लोकसभा की साइट पे भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप हमारी कल्याण शाखा और हमारी मेंबर सर्विस ब्रांच से कभी भी ये ब्रोशर ले सकते हैं जिसमें आपको ये बेसिक सुविधाओं की इन्फॉर्मेशन एक ही पंपलेट में मिलेगी। कांडपाल जी, एक पासपोर्ट संबंधित जानकारी चाहिए। जी सर। जैसे हमारे पुराने पासपोर्ट हैं उस पर वीजा लगे हुए हैं जी, यूएस वगैरह का वीजा लगे हुए हैं, तो जब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलेगा तो उस वीजा का क्या होगा? क्योंकि एट ए टाइम जो मैं जानता हूं 2 पासपोर्ट आप नहीं रख सकते। सर आपको लिए उस पासपोर्ट में अगर आपको वीजा लगा हुआ वो पासपोर्ट आप कैंसिल करा लीजिए पासपोर्ट वीजा सेक्शन से, उस पासपोर्ट को आप इसमें अटैच कर दीजिए, तो वो वीजा कभी एक बार मेंबर्स यूएस का 10 साल का वीजा लगा होता है या यूके का वीजा लगा होता है, तो उसको कैंसिल करा के इसके साथ अटैच करवा दीजिएगा तो आपका वैलिड रहेगा, पर उसको कैंसिलेशन का उसमें स्टैंप लगवा दीजिएगा उसको। थैंक यू। डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है इसमें क्या सभी देशों के लिए अलाउ हुआ है या कुछ देश रिस्ट्रिक्टेड हैं? इसकी रिपोर्ट भी है उसमें। नहीं सर, पासपोर्ट सभी देशों के लिए लागू। सभी अगर देशों कोई के लिए। सरकार कुछ घर है नॉर्थ वेन में, कुछ घर है जहाँ पे वो छत लीक हो रही है, वो घर एमपी को क्यों अलॉट कर रहे हैं? क्या सर? मैं कांडपाल जी, कुछ घर है नॉर्थ वेन में, पुराने घर है डिसमेंटल के लिए अभी। कांडपाल जी, मैं ये जानना चाह रहा था दोबारा आपसे कि क्या सभी देशों के लिए पासपोर्ट जो बनेगा हर जगह के लिए अलाउ है वीजा? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सर जहां वीजा की जरूरत है वहां आपको वीजा ले सकते हैं, जहां एग्जेम्प्टेड है वहां जरूरत नहीं है, आप केवल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे ही ट्रेवल कर सकते हैं। कोई और परमिशन की जरूरत पड़ेगी? तो वहाँ परमिशन तो ऐसे कौन किसी और परमिशन की जरूरत पड़ेगी? अगर इमरजेंसी के जाना हो तो किसी और परमिशन की जरूरत है? डिप्लोमेट नहीं, आपको वीजा तो लेना पड़ेगा जिस कंट्री का जहां जा रहे हैं आप, उस कंट्री का वीजा आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्लाई करेंगे। पॉलिटिकल क्लियरेंस। जब विदेश जाते हैं तो परमिशन की जरूरत। एक मिनट शांत हो, एक मिनट बताने दो। कुछ विजिट आप लोकसभा डेलीगेशन में जब जाते हैं तो उस आपका वीजा संबंधी जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो हमारा सेक्रेटेरिएट पूरी करेगा, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जब आप कहीं और अपने पर्सनल विजिट पर जाते हैं, उस पर जाते हैं तो उसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू वीजा खुद लेना पड़ेगा, या अगर आप नहीं पाए तो हमारी मेंबर्स सर्विस ब्रांच जो है, आप पासपोर्ट हमें बताइएगा, वीजा नोट हम आपको लेके देंगे। ये कितने समय में हो जाएगा? सर ये बहुत जल्दी हो जाता है, 1 से 2 दिन। देखिए अब डिपेंड करता है, कुछ एम्बेसीज टाइम लगाती है 2-3 दिन का, पर कुछ एम्बेसीज हम करवा देंगे। उसके लिए आप हमें मेंबर सर्विस ब्रांच को कांटेक्ट करना पड़ेगा, आप हमें बता दीजिए हमारा वीजा नोट लेना, हम लेंगे उसको। ठीक, हेलो, ठीक। क्लियरेंस लेना पड़ता है एडवांस में, पॉलिटिकल क्लियरेंस में यूएस का वीजा है
तो कल ऑफिस में तपास की तो उन्होंने कहा कि आप लेटर दे देंगे तो 2 दिन में आपको पुराना पासपोर्ट वीजा के साथ वापस मिल जाएगा, ऐसा। आप हमें मेंबर सर्विस को कांटेक्ट कीजिए, पासपोर्ट रिलेटेड से कोई बात भी हुई। उस पर जी। पुराना आपने बोला सेशन टाइम पाल जी। पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आते भी हैं जो आपको सुविधाएं प्रदान। ये पॉलिटिकल क्लियरेंस हर बार लेना पड़ेगा? अभी पॉलिटिकल क्लियरेंस हर विजिट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऑफिशियल विजिट में जाते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको पॉलिटिकल क्लियरेंस लेके देगा। अदरवाइज आप पर्सनल उस पर जाते हैं तो आपको पॉलिटिकल क्लियरेंस खुद लेनी पड़ेगी। जिसका वीजा नहीं बना उसका तो बना ही जाएगा ना, बन जाता है। आप वीजा के लिए हमारी संसद सदस्य सेवा जो शाखा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं जी। नॉर्थ एवेन्यू में कुछ घर है, पॉलिटिकल क्लियरेंस अगर आप खुद अपने उस पर जा रहे हैं, सपोज आपको कई संसद सदस्यों को पर्सनल इनविटेशन आते हैं, उसमें हमारी लोकसभा का कोई लेना, पर उसके लिए समय समय पर लोकसभा सचिवालय गाइडलाइंस इशू करता है कि आप कभी भी किसी भी फॉरेन विजिट में जाएं। हालांकि ये मेरा डोमेन नहीं है, पर उसमें आप सचिवालय को जरूर माननीय अध्यक्ष को इन्फॉर्म करके रखें कि मैं फला फला इन्विटेशन पर जा रहा हूँ। देखिए हम लोग कांडपाल जी, हम लोग अगर परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो क्या पारिवारिक सदस्यों को वरीयता मिलेगी वीजा में, जैसे यूएस है विशेषकर? सर आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ जितने भी आपके पासपोर्ट होंगे फैमिली मेंबर्स के, उसमें ऑटोमेटिकली वो प्रेफरेंस देते हैं, मिशन देता है उसको, क्योंकि वो उनको आपको एक्कम्पनी कर रहे हैं, आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आपको वो सुविधा मिल जाएगी। ये 34 के अलावा जो 8 टिकट मिलती हैं, हाँ, अब कोई सिंगल मेंबर है तो फिर उसके कोई पीएमईए को नहीं मिलेगा क्या? नहीं सर। सर थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी, जैसे हमारे बहुत से कंट्रीज में एनआरआई की बड़ी तादाद है, तो वो जो हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं उनको रिसेप्शन देने के लिए बुलाना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं यूके में, यूएसए में, गल्फ में, तो क्या उसके लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस की क्या वो है? सर उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की सहायता लेनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको पॉलिटिकल क्लियरेंस ऐसे उसमें देगा। देखिए कोई भी वीजा बिना पॉलिटिकल क्लियरेंस के मिलेगा पासपोर्ट वीजा लेके तो आपको वो इन्विटेशन की कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। कंसर्न टेरिटोरियल डिवीजन उसको प्रोसेस करता है, फिर वो क्लियरेंस देता, तब वीजा। some universities they organize the program or lecture। देखिए सर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिनकी क्रेडेंशियल्स वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही वेरीफाई कर सकता है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि डोमेन उनका है। हमारा काम है फैसिलिटेशन, आपको हम फैसिलिटेट करवा सकते हैं वीजा, पासपोर्ट, और वो उसके लिए पर डिसीजन उनका होता है, हमारा नहीं। सिक्योरिटी पे सर जो 8 टिकट सुरक्षा पे रखे हैं, 8 टिकट स्पाउस के, वो जहां से हम चलते हैं वो दिल्ली के लिए या कहीं भी जा सकते हैं? देखिए सर जो 8 टिकट हैं आपको वो मिलती हैं वो स्पाउस के लिए, वो जो सेशन टाइम पर मिलती हैं वो आपको दिल्ली के लिए मिलती हैं सेशन टाइम पर। जैसे आप यहाँ हैं तो आपकी स्पाउस 8 जो टिकट मिलती हैं आपकी स्पाउस आपसे मिलने दिल्ली आ सकती है ड्यूरिंग सेशन पीरियड। बस कांडपाल जी, अरे घर के बारे में बताया था, सिंगल वाले लूजर होते हैं क्या? सर अगर आप इजाजत देते हैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष आने वाले हैं, बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो हम लोग हमेशा हैं अवेलेबल आपकी सहायता के लिए। कंटिन्यू करिए सब आगे। कांडपाल जी एक क्वेश्चन, कांडपाल जी बताइए सर। इधर नॉर्थ एवेन्यू में काफी घर है, पुराने बंगले। जी सर। जो अभी भी बारिश की वजह से वहाँ पे छत रिस रहे, वहाँ से पानी गिर रहा है, तो उनको क्यों एमपी लोगों को दिए जा रहे? सर अभी आपका क्वेश्चन वाजिब है, बिल्कुल। देखिए सर अभी पे चढ़ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते, सिर्फ 2 रूम है, 2 रूम में कैसा एमपी काम कर सकता है? सर जो भी नॉर्थ एवेन्यू में अभी दिए जा रहे हैं हाउस, इसी कंडीशन पे दिए जा रहे हैं कि जो 184, देखिए अभी सर अभी हमारे पास बहुत शॉर्टफॉल है एकोमोडेशन यूनिट्स का, क्योंकि हमें मजबूरी में नॉर्थ एवेन्यू में अभी लोकेट करना पड़ा माननीय सदस्यों को। पर जो नॉर्थ एवेन्यू में माननीय सदस्य जा रहे हैं उनको प्रेफरेंस जो है 184 जो नए फ्लैट बनने हैं बीकेएस मार्ग पे, जो कंप्लीशन फरवरी तक होने की संभावना है, तो आप लोगों को वहां प्रेफरेंस मिलेगा। तो अभी सर काम इसमें मैं कॉम्पिटेंट नहीं, मैं चाहूंगा तो सबको मिलने चाहिए, पर नॉर्थ एवेन्यू में जो भी जा रहे हैं सर उनको रिलोकेट बाद में किया जाएगा। आपका एहसास ना बदले इसलिए दिया गया है वो आम आदमी जैसे बने रहे आपके लिए। चलिए सर जो टेलीफोन के कनेक्शन है ना वो अभी तक कोई आए नहीं है सर, वो चलता भी नहीं है। नहीं सर अभी जब सर नेक्स्ट सिक्योरिटी पे बता दीजिए क्या है? अभी आपको एकोमोडेशन मिलने के बाद वो प्रोसेस शुरू होगा।
respected members and dear friends, I welcome you all in this lecture for parliamentary security. क्योंकि समय बहुत कम है और स्पीकर साहब चल चुके हैं, तो मैं 5 मिनट में जो है जो क्रक्स है वो आप लोगों से शेयर कर लेता हूं, और उसके बाद जिसकी जो भी क्वेरी है स्पीकर साहब के आने तक आई विल ट्राई टू आंसर दैट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी संसद जो है एक बहुत ही सेंसिटिव हर तरीके से इंस्टॉलेशंस है, इंस्टीट्यूशन है, और दिसंबर 2001 में इस संसद के ऊपर जो है अटैक भी हो चुका है। तो उसके बाद जो भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसमें वी हैव यूज्ड ऑल द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, और जिसके ऊपर हम लगातार जो है अपग्रेडेशन करते रहते हैं। उसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, और क्योंकि रिसेंट में जो 2023 में 13 दिसंबर में जो घटना हुई थी चैम्बर के अंदर, उसके बाद से हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको एक फोर्स में इंटीग्रेट किया गया है, दैट इज़ CISF। और फेज वाइज जो है जो जितनी भी सिक्योरिटी की हमारे ड्यूटीज़ हैं, जितनी भी टाइप की ड्यूटीज़ हैं, उनको फेज वाइज हम लोग दे रहे हैं, जिससे कि एक सिंगल कमांड स्ट्रक्चर रहे और किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन कहीं भी ना हो। मैं स्टेट अवे जो है जो गाइडलाइंस है, हर सेशन से पहले हम लोग गाइडलाइंस इशू करते हैं सब मेंबर्स के लिए, जिससे उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो बुलेटिन के फॉर्म में। तो जो मेन गाइडलाइंस है वो जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी गेट्स पे किस तरीके के गैजेट्स लगे हैं मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, या आप चैम्बर्स के अंदर आते हैं वहाँ जो डिटेलिंग है उनकी टेक्निकलिटी की, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। बट एक चीज़ जस्ट मैं, जैसे नई बिल्डिंग में जैसे आप लोग जाते हैं तो उसमें हम लोगों ने जो लेटेस्ट है जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है वो डाला हुआ है, उसमें वही लोग एंटर कर पाएंगे जिनका उसमें डाटा डाला हुआ है हमने। तो इन केस अगर कोई मेंबर किसी वजह से अगर अपना कार्ड भूल भी जाता है तो जो वहाँ पे जो स्क्रीन है उसके सामने अगर खड़ा हो जाएगा तो उसका डाटा वो अपने आप कैप्चर कर लेगा। जो आप बिल्डिंग गेट्स में घुसते हैं उसमें जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, तो उसमें हमने गाइडलाइंस में भी डाला हुआ है कि उस समय जो ड्राइवर्स हैं वो अपनी स्पीड जो है गाड़ी की बहुत कम रखें। हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए बोला हुआ है, क्योंकि उसमें अदरवाइज क्या होता है कि अगर कहीं कोई गलती से कोई गैजेट से टकरा जाए कोई भी व्हीकल, तो सारे गैजेट्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसमें जो पीछे गाड़ियाँ होती है या दूसरी गाड़ियों को भी हानि पहुंचने की संभावना रहती है। तो इसलिए कृपया करके उस समय जो भी ड्राइवर्स को आप गाइड कर दीजिए कि स्पीड जो है वो कम रखें। दूसरा, किसी भी आर्म्ड कंपोनेंट को, किसी भी PSO को हम लोग जो है बिल्डिंग गेट्स के अंदर हम अलाउ नहीं करते हैं। जो चैम्बर के लॉबी एरियाज हैं उसमें सिर्फ मेंबर्स कैन एंटर, और केवल ऑथोराइज स्टाफ जो है उसके अंदर जो है उसकी एंट्री है। क्योंकि पास्ट में देखा गया है कि कुछ नए मेंबर्स शायद उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि उनकी स्पाउस या बाकी लोग को लेके भी वो चैम्बर तक गए थे, तो जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उन्होंने फिर उनको उसके लिए बताया कि लॉबी के अंदर जो है सिर्फ मेंबर्स की ही एंट्री हो सकती है। कैरिंग ऑफ और डिस्प्ले ऑफ आर्म्स एमुनिशन इन एनी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और केवल जो ऑथोराइज सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो किसी भी अगर फिदाइन अटैक को रोकने के लिए जो यहाँ पे जिनको नियुक्त किया गया है, ओनली दे कैन कैरी आर्म्स, एंड दे आर ऑल्सो प्लेस्ड एट वेरी व्हाट आई शुड से वेरी वाइटल प्लेसेस इन द बिल्डिंग। इसके अलावा कोई भी लिटरेचर, क्वेश्चनेयर, पैम्पलेट्स, प्रेस नोट्स या लीफलेट्स या इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ऑनरेबल स्पीकर का प्रायर परमिशन की आवश्यकता है। और हाउस के प्रेसिंक्ट में कोई भी प्ले कार्ड लेके आने का नियम नहीं है। पार्डन? स्टेट के अंदर आप कहीं भी प्ले कार्ड लाने का नियम नहीं है, जो हम अपनी गाइडलाइंस में भी हर बार जो है बुलेटिन के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। हाउस के अंदर, स्टेट के अंदर जो इवन आप बिल्डिंग के मतलब बाहर, द मोमेंट यू एंटर द आउटर गेट, उसके बाद आप कहीं भी प्ले कार्ड नहीं ला सकते नियम के हिसाब से। पेपर वो किस टाइप के जिनको बांटने के लिए आप मना कर रहे हैं? उसके लिए आप परमिशन ले सकते हैं स्पीकर साहब की, देन यू कैन। प्रिंटेड पेपर अगर आपको बांटने हैं, किसी को कोई भी चीज़ आप बांटना चाहते हैं स्टेट के अंदर, तो उसके लिए
स्पीकर साहब की जो है परमिशन की आपको आवश्यकता है। ठीक। इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं उनके लिए लेबल्स और RF टैग हम लोगों ने दिए हुए हैं। केवल जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उन्हीं को हम लोग देते हैं। किसी टैक्सी या उस तरीके के व्हीकल्स को जो आपके पर्सनल व्हीकल्स नहीं हैं उसके लिए हम लोग ये परमिशन नहीं देते। और अभी जो है आफ्टर 1 मंथ हम आप लोगों को फिर से निवेदन करेंगे कि हम लोगों ने एक नया सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें कोई भी गाड़ी एंटर करेगी तो सिमिलर सिस्टम जो बिल्डिंग्स में है वही सिस्टम हमारे गेट्स पे होगा। तो कोई अनऑथोराइज गाड़ी अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपके जो पुराने लेवल हमने दिए हुए हैं वो वापस करके नए लेवल आप ले लें, क्योंकि उसमें चिप लगी रहेगी और वो सब गेट पे ही रीड हो जाएगा, तो कोई अनऑथोराइज गाड़ी अंदर नहीं घुस पाएगी। दूसरा, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, क्योंकि जगह की यहाँ पे जो है बहुत कमी है, मकर द्वार से जनरली जो है जितने हमारे ऑनरेबल MPs हैं उनकी एंट्री हम कराते हैं और दोनों हाउसेज में मिला के लगभग 800 MPs की एक बहुत ही लिमिटेड एरिया से हमें एंट्री करानी होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने भविष्य के लिए एक हमारा ये जो ताल कटोरा रोड का जो एंट्रेंस है TKR 1 और 2 के बीच में एक लॉन्च बनाई जा रही है जो ऑलमोस्ट बन चुकी है। और दूसरी एक हम अगर विजय चौक साइड से देखें तो एक IG 7 हमारा जो IG 1 के बगल में गेट है वहाँ पे भी एक लॉन्च बनाई जा रही है कि उसमें जो माननीय MPs जो हैं उसको उस फैसिलिटी को यूज करना चाहें तो उसमें उनकी व्हीकल्स वहाँ तक आएगी। और लॉन्चेस के दूसरे साइड में हम लोग फेरी सर्विसेज जो गोल्फ कार्ट रखी हैं तो उन सर्विसेज को यूज करके वो चैम्बर तक आ सकते हैं। तो उससे एक ये इको फ्रेंडली एक इनिशिएटिव जो है यहाँ से लिया गया है, जिससे थोड़ा सा हमको कंजेशन भी कम करने में मदद मिलेगी और उसमें जो है थोड़ा सा पॉल्यूशन भी कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। इसके अलावा जो हम लोगों ने व्यवस्था की है पार्किंग की, जो सेल्फ ड्रिवन व्हीकल जो MP लोग लेके आते हैं, MP साहब, वो लोग रेड क्रॉस रोड और रायसीना रोड उन दोनों में हम लोगों ने पार्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। तो वो अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर सकते हैं और वहाँ से नॉर्थ यूटिलिटी या साउथ यूटिलिटी जो रिसेप्शन है उसके माध्यम से या तो हंस द्वार से लोकसभा चैम्बर में आ सकते हैं या उधर शार्दुल या गरुड़ से राज्यसभा चैम्बर में जा सकते हैं। तो वो व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है जो हम बुलेटिन के माध्यम से भी बताते हैं। और गाड़ियों की पार्किंग के लिए हम लोगों ने विजय चौक से आने वाले जो व्हीकल्स हैं उसके बगल ही में लगभग 150 से 200 गाड़ियों की वहाँ पे पार्किंग है, तो वहाँ पार्क कर सकते हैं। या जो जो ये TKR 1 से आते हैं उनका हमने पंडित पंत मार्ग पे जो पार्किंग है उसको यूज कर सकते हैं बाहर, और TKR 2 से आने वाले संसद मार्ग के ऊपर पार्किंग को यूज कर सकते हैं। जो रिसेप्शन ऑफिस है, जो मिलने के लिए सेशन के समय आते हैं, जिसको लेके मैक्सिमम इश्यूज ये आते हैं कि सेशन के समय हमने बुलेटिन में ये बताया हुआ है कि जो पब्लिक गैलरीज हैं उसमें किसी भी माननीय सांसद को अगर अपने विजिटर्स को लाना है तो उसके लिए 3 वर्किंग डेज का हमें समय दें, और उससे पहले ये एक जो साइट है जिसमें मैं अभी आगे आ रहा हूँ उसके माध्यम से अप्लाई करें। तो वो कह रहा है कि ये हमारा जो साइट है उसके माध्यम से बहुत कम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिस वजह से लास्ट मोमेंट पे बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं बिना वेरिफिकेशन कराए हुए, क्योंकि हम अलाउ नहीं कर सकते, तो उसमें बहुत सारे लोगों को हम लोग जो है गैलरी का पास इशू नहीं कर पाते। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि ये जब भी सेशन हो उससे पहले, क्योंकि जो हमारी साइट है या तो उसके माध्यम से, अगर उसके माध्यम से नहीं कर सकते तो किसी मेल के माध्यम से, हम लोगों की सबकी मेल आईडी है, और या इवन अगर वो नहीं हो सकता कि मैं प्रेजेंटेशन के बाद में मैंने अपना नंबर भी छोड़ा हुआ है, कम से कम व्हाट्सएप के माध्यम से वो जो भी लेटर जिसको लाना चाहते हैं उसका नाम, उसका नंबर और उसके आधार कार्ड की दोनों साइड की कॉपी, वो कम से कम अगर हम लोगों को अवेलेबल करा लें तो हम एडवांस में उनका वेरिफिकेशन करा पाएंगे और हम लोग उनको गैलरी के पास जब भी सेशन होगा हम इशू कर पाएंगे। ये हमारे गेट्स हैं, जो गेट हम
डिफरेंट एंट्रीज के लिए यूज कर रहे हैं। मकर द्वार से हम सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अलाउ करते हैं, बाकी गरुड़ द्वार से हमारे जो है बाकी ऑफिशियल्स और मीडिया के विजिटर्स वहाँ से आते हैं, और मेनली शार्दुल से हमारे जो है राज्यसभा के लिए लोग आते हैं। और एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि जो आपके जो विजिटर्स आते हैं उनको हम शार्दुल द्वार के माध्यम से गैलरी तक लेके जाते हैं, तो और वो साउथ यूटिलिटी से लेके जाते हैं। तो जिन भी लोगों के पासेस बने तो उनको कृपया करके गाइड कर दिया जाए कि वो रायसीना रोड का जो हमारा साउथ यूटिलिटी का रिसेप्शन है वो उसके माध्यम से प्रवेश करें, क्योंकि अदरवाइज उनको कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी वो दूसरे गेट पे पहुंच जाते हैं जहां से उनकी एंट्री संभव नहीं होती। ये विजिटर और गैलरी पासेज में इन दिनों में बहुत देर हो रही है। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बुलेटिन के माध्यम से हम ये गाइडलाइंस देते हैं कि जिनका भी आपको पास बनाना है आप 3 वर्किंग डे पहले जो है हमें अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें जो उसका आधार कार्ड का एड्रेस है वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट से उसका वेरिफिकेशन मंगाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें कुछ समय की आवश्यकता होती है। हालांकि हमने इस सेशन से पहले जितने डीजी और कमिश्नर्स थे सबको लेटर लिखा था कि आप एक नोडल पॉइंट जो है अपॉइंट कर दीजिए, जिससे हम लोग उनसे बात करके उसको जितना जल्दी कर सके करें। बट लेकिन फिर भी कुछ जगह 5 दिन भी लग रहे हैं, कई जगह 5 दिन 8 दिन लग रहे हैं। नहीं, फिर भी कुछ जगह जो है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ जगह क्योंकि दिक्कत होती है उसके बोलने के बावजूद भी, तो इसलिए अगर आप पहले हमें भेज दें, अगर आपको आपके टेंटेटिव जो विजिटर्स हैं आप उनका वेरिफिकेशन पहले करा लीजिए, मत बुलाइए बाद में। आप वेरिफिकेशन अगर हो जाएगा तो हमारे लिए हमें पास देने में कोई असुविधा नहीं है। आपके ऑफिस ने ये जानकारी किसी को नहीं दी, आपके ऑफिस ने वहाँ पे इनएफिशिएंसी को मैं ऐसे कहूँगा, माफ़ कर रही है, किसी ने ये जानकारी नहीं दी कि आप वेरिफिकेशन खुद भी करा सकते हैं। वहाँ पर जो है कोई आदमी ठीक से बात करने वाला नहीं है। मैं आपको और मैं बताता हूँ आपको, मेरे यहाँ से गाजियाबाद से बहुत सारे वेरिफिकेशन होके गए, वो एक गट्ठर में पड़े हुए थे, और वहाँ पर जाकर के जब खुद ही ऊधमबाजी करी वहाँ जाकर के, तब जाकर के 16 एक साथ पड़े हुए नहीं, 16 एक साथ। तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है उस पर आप खुद जाकर के एक बार मॉनिटरिंग करें। नहीं, मैं अगर आप मुझे ये स्पेसिफिक केस देंगे मैं निश्चित रूप से इसके ऊपर जो है कार्यवाही भी करूंगा। लेकिन दूसरी में एक चीज, एक मिनट, जैसे मैं आपको शुरू में ही बोल चुका हूं कि दिसंबर की घटना के बाद यहाँ की पूरी जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो अभी ट्रांजिशन फेज में है। फेज बाय फेज जो, क्योंकि एक दूसरी एजेंसी सब चीज़ों को टेक ओवर कर रही है, तो उनकी समझ अभी सिस्टम में, यहाँ के सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं, तो उसमें उस तरह की कुछ असुविधा हो सकती है। ये मैंने जो आपको बोला है कि भाई आप एडवांस भेज दीजिए, ये मैं अपने लेवल पे बोल रहा हूँ, क्योंकि टू फैसिलिटेट एवरीवन। क्योंकि क्या हुआ है इस बार, आप में से बहुत सारे माननीय सांसद मेरे रूम तक आए, तो बहुतों का वेरिफिकेशन, हालांकि वो एसओपी में नहीं है कि आप 3 दिन, एसओपी में ये है कि आप 3 दिन पहले अप्लाई कीजिए, अगर वेरिफिकेशन आएगा तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए मैंने बहुत सारों को अपने मोबाइल पे मंगाया, वहाँ बात करके बहुत सारे एसपीज ने एकदम भेज दिया, क्योंकि मैं भी पुलिस सर्विस से बिलोंग करता हूँ, तो उतना जो है वो लोग मान लेते हैं। तो बट लेकिन ये है कि ये सब जस्ट टू फैसिलिटेट, अगर हमें एडवांस में आ जाए तो हमारे लिए सुविधा होगा। क्योंकि हाँ, कोई भी वेरिफिकेशन अगर हमने आज करा लिया, हाँ, तो वो जो है वो आपका अगले 3-4 महीने तक नहीं, एक नियत समय तक के लिए वो वैलिड है, अगले पूरे सेशन के लिए वैलिड रहेगा। तो मैक्सिमम कितने लोग करा सकते हैं? आप जितने का कराना चाहे, हमारे पास जितना स्पेस होगा गैलरी में हम उतना स्पेस दे पाएंगे। हाँ। भाई वो रूल के हिसाब से, एक सेकंड, रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से उसमें यह है कि भाई दो सदस्य आप बुला सकते हैं, 2 विजिटर इन 1 गो, और पूरे दिन में 5। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा भी बुलाना चाहें और खाली है हमारे पास, तो हम उनको भी एंटरटेन करेंगे। जैसे बहुत दूर हैं हम लोग लोकसभा क्षेत्र, तो अगर वो लोग आ जाते हैं तो नहीं, हम लोग उसको कर पाएंगे। हम देखिए कर पाएंगे 99% केसेस में, क्योंकि क्या है कि जो हम गैलरी पास देते हैं वो 1 घंटे का देते हैं, तो हम एक स्लॉट में नहीं तो दूसरे स्लॉट में कर लेंगे परमिशन के लिए। लेकिन मैं 100% नहीं आपको कह सकता, बट 99% वी विल एकोमोडेट। सर, और गैलरी पास नहीं चाहिए, सिर्फ कॉम्प्लेक्स दिखाना है तो पार्लियामेंट दिखाना है तो वैसे भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट में जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में सिर्फ ये जो नई बिल्डिंग है जिसमें अभी हमारे जो संसद भवन है जिसमें हमारे सेशन होते हैं, उसमें हम उस समय जो है पासेस नहीं देते,
और बुलेटिन में हम साफ साफ मेंशन कर देते हैं कि सेशन शुरू होने के 3 दिन पहले से शो राउंड्स बंद हो जाते हैं, और जिस दिन ये आज कल खत्म हुआ है उसके बाद आपको जितने पास लेने हैं हम पास दे सकते हैं। हम शो राउंड्स कंडक्ट करते हैं, उसमें आप लोग जितने भी नंबर भेजना चाहें इंटर सेशन में आप 50 आदमी तक भेज सकते हैं। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है। आप अपनी व्यवस्था में और स्वयं में कम्युनिकेशन बढ़ाएं। ये जो जानकारी आप यहाँ दे रहे हैं, आपके काउंटर पे कोई व्यक्ति जानकारी नहीं देता है, उसका साफ कहना है कि 5 से ज़्यादा हम छठा नहीं अलाउ कर सकते हैं आपको। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं को पहले आप व्यवस्था करिए। देखिए आप समझिए, 5 से ज़्यादा हम अलाउ तभी करेंगे अगर वहाँ जगह होगी। ये भी बता दिया जाए ना, ये बता दिया जाए। ये नियम में 5 है, लेकिन हम मतलब वी आर गोइंग आउट ऑफ वे। सर पूरी लोकसभा में एक दिन भी अगर आपकी आधी गैलरी भरी पड़ी हो तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। सारी गैलरी 25% भी नहीं पहुंची है। नहीं, मैं तो ठीक है, मेरे बात सुनिए। देखिए आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत शानदार कर रहे हैं और बहुत सॉफ्ट कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन आपका जो काउंटर पे जो आदमी बैठा है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। इतना सख्त है, मैं बता दूं आपको, कि आपके यहाँ पास बनने में देर लगी तो उसने ये कहा कि अब मैं नहीं भेजूंगा तुम्हारे को, अब दोबारा से एमपी साहब से वेरीफाई करा के लाओ। फिर मेरे को लोकसभा अध्यक्ष के पास जाना पड़ा। मैंने कहा सर ये क्या बात है। एक बात और कहता हूं मैं, उसे माइंड मत करना, जिसकी जमानत हुई हुई है दफा 307 में, वो तो इलेक्शन लड़के लोकसभा के अंदर आ रहा है, और जिस पे 151 का केस लड़ा हुआ है, ठीक है, वो गैलरी में भी नहीं जा सकता। इस पे भी विचार करें आप। कौन सा पॉलिटिकल, एक मिनट सुन लीजिए, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल विल है वो धरना करता है, प्रदर्शन करता है, 144 तोड़ता है, 10-20 केस हर एक कार्यकर्ता पे लगे हुए हैं। हालांकि कार्यकर्ता तो बेचारा लोकसभा देख ही नहीं सकता। तो इस पर भी विचार करें। मैं ये नहीं कह रहा अभी आपको जवाब दूं। धन्यवाद। नहीं, मैं आ रहा हूँ उस बात पे। देखिए क्या है कि मैं कोई भी गाइडलाइंस जो बनाई जाती है वो किसी परिप्रेक्ष्य में बनाई जाती है। अब जैसे किसी के ऊपर हो सकता है कि 151 का ही केस है कि गैलरी में मतलब इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके का ना हो कि उसकी कोई बहुत ही एक्सट्रीम विचारधारा हो, किसी चीज़ को लेके मान लीजिए वो हाउस चल रहा है उसको भंग करे। उसके लिए कोई 307 या 302 या कोई बहुत सीरियस सेक्शन होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि उसके ऊपर कोई सेक्शन भी ना हो, ये भी संभव है। तो लेकिन क्योंकि जो दिसंबर में जो घटना हुई है उसके बाद से इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि साहब इस तरीके की कोई घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। उस तरीके के जितने जो भी केसेस हैं जिनके, क्योंकि अभी ये गाइडलाइंस बनाई गई है, मैं इस चीज़ को डेफिनेटली जो है आपने जो कहा है मैं ऊपर जो है इसको निश्चित रूप से लेके जाऊंगा, लेकिन यह है कि आप भी अपनी तरफ से इसको जो है टेकअप कर सकते। हेलो, परमिशन के लिए व्हाट, हेलो, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना, तो यहाँ तो जब आप स्टेट से फाइट करते हैं तो मुकदमे होते ही हैं। तो वो वर्कर जिसको उम्मीद है कि हमारा नेता उनको सदन दिखाएगा, वो देख ही नहीं पाएगा तो झगड़ा हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी नहीं, हम उसको सदन जो है रिसेप्शन के जो हम पास बनाते हैं उसके माध्यम से इंटर सेशन में दिखा देंगे, लेकिन सेशन चलते हुए उस चीज़ की हम लोग जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं पास में हुई हैं। सेशन के बाद when session is not there, you will give, excuse me, परमिशन। मैं एक काम करूं, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है आपके संज्ञान में ले आऊं, क्योंकि शायद स्पीकर साहब पहुंचने वाले हैं। परमिशन के when session is not there, you will give unlimited passes to any of our constituents. We will conduct show rounds. And when session is there, are they allowed to enter the gates without the gallery pass? The gates of the parliament. When session is there. उस समय शो राउंड्स बंद होते हैं तो उस समय हम जो है अलाउ नहीं करते। मैं ये बोल रहा हूं। गेट्स के अंदर भी नहीं आ सकते। उस समय हम अलाउ नहीं करते क्योंकि उस समय हमारे शो राउंड्स बंद होते हैं। मैं यही, गैलरी पास है तो ही आ सकते हैं। There's only one type of pass, no two types of pass. नॉन गैलरी फिर वैसे घूमने के लिए गैलरी पास से वो आ सकते हैं। लेकिन सेशन के बाद कार्यकर्ता आएगा भी क्यों? सेशन के समय तो कार्यकर्ता नहीं, ये समस्या है क्योंकि क्या है कि देखिए जो जगह है बहुत लिमिटेड है और बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इशू ये है कि हमको फैसिलिटेट भी करना है, सबसे बड़ा चैलेंज है, और साथ ही साथ ये जो इतना सेंसिटिव है जिसके ऊपर इतनी थ्रेट्स हैं उसकी सिक्योरिटी भी हमें फुल प्रूफ इनका एक सुझाव है, इसको भी आप वो जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। बताइए।
परमिशन के लिए व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? हाँ, हेलो। माननीय सदस्य जितने हैं वो जाते हैं, उनकी कोई चेकिंग नहीं होती है, तो उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए। ये एक जो है ये एक प्रिविलेज दिया हुआ है माननीय सदस्यों को, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस सुविधा जो उनको प्रिविलेज दिया गया है उसका बहुत ही रेस्पॉन्सिबली जो है उसको यूज करेंगे। कुछ बात होगी इनके और मैं आई विल लेट मी फिनिश, उसके बाद जो क्वेरीज होंगी क्योंकि एचएस सर आने वाले हैं तो 1 मिनट जस्ट हेलो। हमें आप लोगों से ज़्यादा वो नहीं, हम पे तो अपने ही बहुत सही लोग हैं, मेंबर्स के लिए तो ये अपने ही लोग बहुत हैं। अरे भाई साहब, परमिशन के लिए व्हाट्सएप नंबर आप दीजिए ना। परमिशन 3 दिन से पहले प्रेक्षक गैलरी के लिए परमिशन लेनी पड़ती है 3 दिन से पहले। नहीं, मैं नंबर मैंने इसमें डिस्प्ले भी किया और बहुत अच्छा किया है। आपके बहुत सारे माननीय सांसदों के पास है भी, आप लिख लीजिए, आप ले लीजिए। मैं इसमें डिस्प्ले किया है। भाई तुम लास्ट स्लाइड पे आ जाओ, टेलीफोन नंबर्स वाली पे स्लाइड पे आ जाओ। मैंने अपना मोबाइल, बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए भी हैं, उनका जितना हो सका हमने कराया भी। अगर आप पहले कर दें, जितना पहले करते, मेरा इवन मैंने आउट ऑफ वे जाके मैंने एक और निवेदन किया कि आप बाद में डिसाइड कर लीजिए, अपना लेटर भले ही बाद में भेज दीजिए, लेकिन आधार कार्ड का दोनों साइड हमें पहले भेज दें तो हम वेरिफिकेशन करा लें कम से कम। अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम जो है मतलब देश के कोने कोने से जो है वेरिफिकेशन, क्योंकि उनको भी टाइम लगता है देखने में। आप मेरे पे कर दीजिए तो मैं अदरवाइज फिर आप कहेंगे कि दयानंद जी ने भेजा है नहीं भेजा है, तो दैट विल अगेन ओपन एंड पैंडोरा बॉक्स। तो मेरी आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप जो सुविधाएं हैं आप इंटर सेशन में आप जितने लोगों को चाहें भेजें, और जो सिक्योरिटी गाइडलाइन जो हम बुलेटिन के माध्यम से देते हैं उनको कृपया करके एक बार पढ़ लिया करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया श्री वाईएम कांडपाल जी और श्री अनुराग अग्रवाल जी। श्रीमती रचना शर्मा जी भी मंच पर मौजूद थी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन के लिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी। मैं देखिए साहब, मेरा जो अधिकार क्षेत्र है वो संसद परिसर ही है, मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ। आपसे कर रहे हैं सवाल, गारंटी का हमारे कार्यकर्ता नहीं घुसन दे रहा है। सत्रों के समापन का समय है, अब बारी है सत्रों के समापन की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम सब ने 2 दिनों में करीब 10 सत्रों में अलग अलग विषयों पर चर्चा की, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम के समापन समारोह की शुरुआत करते हैं। 2 दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम यानी विषय बोध कार्यक्रम के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए। संसद में सकारात्मक और सुचारू कामकाज हो, सार्थक बहस, उम्दा चर्चाएं हों, जनता के मुद्दे सर्वोपरि हों, डिजिटल संसद की ताकत के साथ काम में और गहराई आए, जल्द से जल्द संसाधनों और सूचनाओं तक तुरंत सबकी पहुँच हो, और हर एक संसद सदस्य अपनी भूमिका के महत्व को भली भांति समझे और मजबूत और प्रभावी सांसद बनकर जनता का प्रतिनिधित्व संसद में करे। इसके लिए निश्चित ही ये विषय बोध कार्यक्रम यानी ओरिएंटेशन प्रोग्राम सभी के लिए लाभकारी साबित हुआ होगा। और ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए